हाय फ्रेंड्स, टारगेट विश्व सोनू में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे। आज आपको हम 30 CDP पेडागोजी कराएंगे। 30 क्वेश्चन रहेगा। ये सेशन लास्ट रहेगा। अब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद हम करा देंगे बाकी। तो चलते देखते हैं चल के कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो पहला है, एक समावेशी व्यवस्था में एक समावेशी शिक्षा में डैश डैश जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। पहला है अभिभावक, स्कूल की, दूसरा शिक्षक स्कूल छात्र की, तीसरा है छात्र स्कूल की और चौथा है छात्र शिक्षक की। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। स्कूल एवं छात्र की जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है। पहला है बैठने की तय व्यवस्था, दूसरा है शिक्षकों का केवल निर्देश देना व बच्चों के पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना, तीसरा है बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना, चौथा है बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए सामूहिक में कार्य करना। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा, बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य कराना। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है। पहला है बी को डी के रूप में लिखना और 21 को 12 के रूप में, दूसरा है कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधियाँ, तीसरा है बार बार स्वभाव बदलना, तीसरा है अपमानजनक व्यवहार करना। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा, बी को डी के रूप में लिखना और 21 को 12 के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से लेव वाइगोस्की का कौन सा कथन बच्चों के बारे में विचार की सही प्रकार से दर्शाता है। पहला है वाइगोस्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिसमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। दूसरा है वाइगोस्की बच्चों को एक कोरा कागज के रूप में देखते हैं। तीसरा है वाइगोस्की के प्रस्तावित किया है कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप में कम सोचते हैं। चौथा है वाइगोस्की ने बच्चों के क्षमताओं को बहुत कम आंका है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, वाइगोस्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिसमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के रूप में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बालकनी शिक्षक के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। दूसरा है पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखना है कि शिक्षार्थियों और समाज की क्या आवश्यकताएं हैं और सीखने में कौन सी क्रियाओं में से ये आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती हैं। तीसरा है पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक को आवश्यकताओं एवं विद्यालय में
उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। चौथा है क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम के एक सुनिश्चित मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित होना चाहिए। तो आप लोग बताइएगा कौन सा नहीं हो सकता है बाल केंद्रित में। इसमें ऑप्शन नंबर 3 है पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक को आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। छठा नंबर है आप अपनी कक्षा में 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं तो आप द्वारा किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है। पहला है सभी छात्रों में विकास एक ही दिशा में होता है। दूसरा है आधे छात्रों को विकास एक ही दिशा में परंतु आधे छात्रों में विकास भिन्न भिन्न दिशा में होता है। तीसरा है सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशाएं में होता है। चौथा है इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, सभी छात्रों को विकास अलग अलग दिशाओं में होगा। 7 नंबर है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब बनते हैं। पहला है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, किशोरावस्था। आठ नंबर है आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है। बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर रखने के लिए क्या आप उपाय करेंगे। पहला है बालक के सबके सामने प्रताड़ित करेंगे। दूसरा है बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे। तीसरा है बालक को समझाएंगे कि आप से बड़ों को आप कहा जाता है या साथ ही आप भी अपने से बड़ों को भूलकर भी तू तड़ाक नहीं कहते हैं। चौथा है आप बालक को आप कह के संबोधित करेंगे। तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा, आप बालक को आप कहकर संबोधित करेंगे। 9 नंबर है सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण का उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। पहला है परिवार एवं पड़ोस, दूसरा गांव एवं शहर, तीसरा देश एवं राजनीति, चौथा है परिवहन एवं संचार संसाधन। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा, परिवार एवं पास पड़ोस। 10 नंबर है अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कार्य करती है। पहला है छात्रों की स्मरण शक्ति को पैना करने का, दूसरा है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करने का, तीसरा है छात्रों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करने का, चौथा है छात्रों को एक ही दिशा में सोचने का योग बनाने का। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, छात्रों में सीखने के प्रति रुचिकर का विकास करने का। 11 नंबर है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है। पहला देखते हैं किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्य करना, और मिलान किया है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। दूसरा देखते हैं नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा का तैयारी करना, और मिलान है परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। तीसरा है कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय की अतिरिक्त कक्षा लेना, मिलान किया है परिहार उन्मुख निपुणता लक्ष्य। चौथा है दूसरों के
पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना और मिलान किया है प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता के सुधार के लिए कार्य करना, महारत हासिल करने के लिए की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सिखाने के लिए कहा जाए तो उनमें उसे अपने समग्र रूप से ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। पहला है अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत, दूसरा है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, तीसरा है अनुकरण सिद्धांत, चौथा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर है पहला अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत। तेरह नंबर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसका जानकारी देता है। पहला है विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। दूसरा है विद्यार्थियों का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन। तीसरा है विद्यार्थी के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की सही पहचान की जा सके। चौथा है विद्यार्थी को रटने की क्षमता की जानकारी। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। चौदह नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहगामी अधिगम युक्ति है। पहला है ढालना, दूसरा क्रमबद्धता, तीसरा सामाजिक पृथकीकरण, चौथा है पारस्परिक रूप में प्रश्न करना। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा, पारस्परिक रूप में प्रश्न करना। 15 है, आपकी कक्षा में दो छात्र नेत्रहीन हैं, उनको पढ़ाने के लिए आप निम्न में से कौन सी लिपि का प्रयोग करेंगे। पहला है ब्रेल लिपि, दूसरा है समान लिपि, तीसरा है हिंदी की समान लिपि, चौथा है ब्रह्मा लिपि। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला रहेगा ब्रेल लिपि। 16 नंबर है, यदि आप कक्षा 6 के कक्षा में अध्यापक हैं और आपकी कक्षा में नीरज एक दृष्टिबाधित छात्र है तो आप नीरज पहला है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट देंगे, दूसरा है उनके माता पिता से उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता करने को कहेंगे, तीसरा है के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, चौथा है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सत्रह नंबर है, विद्यार्थियों के एक संप्रदाय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। पहला है नई जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच संबंध बनाने के बनाने से बचें। दूसरा है नियमों को समझाने और अवधारणाओं का विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें। तीसरा है
विषय वस्तु के संबंधित आवश्यक और गैर आवश्यक जानकारियों का मिश्रित कर दें। चौथा है सामग्री और जानकारी को अत्यधिक मूर्त और जटिल रूप से प्रस्तुत करें। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। नियमों को समझाने और अवधारणाओं की विशेषताओं को परिभाषित करने का ध्यान दें। 18 नंबर है निम्न में से कौन सा युग सुमेलित है। पहला है स्वदर्पण सिद्धांत दुर्खीम और दूसरा है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है कूले। तीसरा है मैं और मुझे का सिद्धांत मीड। चौथा है निस्यनंदन का सिद्धांत मैक्स वेबर। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सुमेलित है। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा है मैं और मुझे का सिद्धांत मीट है। उन्नीस नंबर है पियाजी के अनुसार पूर्व क्रियात्मक अवस्था में बच्चे अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। यह अयोग्यता किन कारणों का परिणाम है। पहला उपकलनात्मक निगमनात्मक तर्क की अयोग्य। दूसरा व्यक्तिगत कहानियाँ। तीसरा है विचारों की परिवर्तनहीनता। चौथा है उच्च स्तरीय अमूर्त चिंतन की कमी। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा विचारों को परिवर्तनहीनता। आपकी कक्षा में 60 बच्चे हैं जिसमें से 10 बच्चे की बुद्धि लेवल 70 से कम है। तो आप उन छात्रों को किस समूह में रखेंगे। पहला है प्रतिभाशाली छात्र। दूसरा पिछड़े छात्र। तीसरा है क्षीण बुद्धि वाले छात्र। चौथा है सृजनशील वाले छात्र। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा क्षीण बुद्धि वाले छात्र। 21 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। पहला छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों के कौशल। दूसरा है छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों से सफलता का स्तर। तीसरा है छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ। चौथा है छात्रों को व्यक्तित्व कौशल रुचि एवं अभिवृत्ति। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। 22 नंबर है प्रभावी अध्ययन के लिए शिक्षार्थियों की भागीदारी की आवश्यकता होती है। पहला है सक्रिय। दूसरा है विनम्र। तीसरा आंशिक। चौथा है निष्क्रिय। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा सक्रिय। 23 नंबर है समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक गतिविधियां हैं। पहला यांत्रिक है। दूसरा है व्यवहारवादी। तीसरा निष्क्रिय है। चौथा सामाजिक है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा सामाजिक। चौबीस है जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत का परायत नैतिक अवस्था में निहितार्थ है। पहला इस अवस्था में बालक सत्तावादी वातावरण से दूर होते हैं। दूसरा है इस अवस्था में बालक सत्तावादी वातावरण से डूबा हुआ होता है। तीसरा है यह अवस्था बालक के सांगी साथी के बीच के संबंधों के परिणाम स्वरूप पैदा होती है। चौथा है इस अवस्था में बालक के तर्क संगतता लचीलापन और तथा सामाजिक चेतना का गुण पाया जाता है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा इस अवस्था में बालक सत्तावादी वातावरण में डूबा हुआ होता है।
25 है अभिकथन है ए है, एक बालक 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 12 महीने में चलना सीखता है। तर्क है आर है, व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। कूट है ए, पहला है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए और आर दोनों गलत है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 26 है, जनजातीय समुदायों में विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए। पहला है उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना। दूसरा है उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना। तीसरा है पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों का शामिल करना। चौथा है उन संप्रदायों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। 26 नंबर इसमें है चौथा, मतलब शिक्षिका को इन बातों से बचना चाहिए, उन संप्रदायों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक है। 27 है, 4 साल को राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला मैं इसका क्या करूँगा। लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते हैं। यह दर्शाता है पहला जेंडर प्रासंगिकता, दूसरा जेंडर पक्षपात, तीसरा है जेंडर रूढ़िवादिता, चौथा जेंडर समता। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही रहेगा। इसमें है जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। 28 है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यवहार का एक समीकरण दिया है। व्यवहार बराबर है कार्य, व्यक्तिगत और वातावरण, मतलब बी बराबर होता है एफ कोष्टम पी और ई। तो पहला है टालमैन है, दूसरा है लेविन है, तीसरा है ड्यूबी है, चौथा है थॉर्नडाइक है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, लेविन। 29 है, पूजा अपनी दोस्त से कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है। पहला आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, दूसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, तीसरा है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, चौथा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। तो लास्ट प्रश्न देखते हैं। CCE का पूर्ण रूप है करिकुलम एंड इवैल्यूएशन काउंसिल, दूसरा क्लस्टर सेंटर फॉर इवैल्यूएशन, तीसरा है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में 30 प्रश्न में से कितना सही हुआ है। तो और आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।